सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम को राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, गुज़श्ता पूरा हफ्ता तोशा खाना से मुतालिक बड़ा ही अहम मामला जो था वो गर्म रहा। कुछ हलकों को उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से कुछ अहम और बड़ी खबर जो है वो सामने आ जाए, जबकि कुछ हलके जो थे वो इसी दुआ में थे कि अल्लाह करे ये मामला टल जाए और कोर्ट से कोई अच्छी खबर ना आए। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं रिकैप की जानिब और देखते हैं कि रवां हफ्ते कौन से अहम केसेस की समाअत हुई। तोशा खाना से मुताल्लिक केस अगले हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आखिर क्या फैसला करेगी। कोयटा वकील कत्ल केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। ये तो था एक छोटा सा रिकैप। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की अहम स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ ना मिल सका और समाअत एक बार फिर पीर तक के लिए मुलतवी हो गई। तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बाइस पेश न हुए और मुआविन वकील ने इल्तवा मांग लिया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज्यादा वक्त लग जाता। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि 20 दिन से एक शख्स अंदर है, मुआविन वकील का भी वकालतनामा मौजूद है, वो दलाइल दे सकता है। आपका जूनियर जज जेल भेज रहा है, ये पेश नहीं हो रहे तो क्या आप सजा मुअत्तल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया। हमने सिस्टम को चलाना है, जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखेंगे। चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स के बाद लतीफ खोसा ने कहा कि फिर हम नहीं आएंगे और एहतजाजन अदालत से चलेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पीर को ना आए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला किया जाएगा। 2 गलत 1 सही नहीं होते, जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। अदालत ने तोशा खाना केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी हवाले से अपने साथ मौजूद पैनल से बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद होंगे इमरान वसीम के साथ साथ एहतशाम कियानी भी मेरे साथ मौजूद हैं। लीगल ओपिनियन के लिए हमें साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब ने भी ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले जहांगीर जदून साहब के पास चलते हैं। जहांगीर साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, कैसे देख रहे हैं इस केस को? मामला जो था बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आखिरी मराहिल में था, दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल रहते थे, लेकिन अचानक से तबीयत नासाजी की वजह से उनकी तरफ से ना आना और अदालत का इजहार बरहमी, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और वार्निंग भी दी गई है कि आइंदा समाअत पर अगर पेश ना हुए तो देखा जाएगा कि क्या किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, अदालत क्या करने वाली है? ये मेरे ख्याल में अदालत ने सही काम किया, उनको अपॉर्चुनिटी दे दी है, चाहे उन्होंने जिस तरह भी ली है। तो 2 दिन का सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी होती है, तो मंडे को केस एक साइड की तो हियरिंग हो चुकी है और उनकी रहती है। तो ये अदालत इन्होंने इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे होने चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आए। कल को अगर वो उसी दिन फैसला लेते तो फिर यही प्ली लेते जी कि हमें तो सुना ही नहीं गया है। तो अगर 2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं ऐसे केसों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा पहले ही जेल के अंदर है, तो अगर देखे ना, इन नीचे भी यही कहा था जी कि हमें सुना नहीं गया। जज साहब ने इनकी जो एविडेंस थी वो रिकॉर्ड पे नहीं लेके आए। तो अब उनका वही स्ट्राइकिंग पॉइंट है सबसे जी कि हमें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया, हमारा डिफेंस नहीं कंसिडर किया। अगर उस वक्त वो ट्रायल जज साहब जो थे वो अगर जल्दी में न जाते बाहर, अगर 1-2 दिन डिले कर लेते या छुट्टियों के बाद केस सुन लेते तो इसकी नोयत डिफरेंट होती। अब तो उनका सबसे बड़ा मीडिया के अंदर भी हर जगह पे उनका सारा इसी पे एक अच्छा केस जो है ना, उसके एंड पे आके कोई ऐसा आप एक्शन ले लेते हैं जो प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी में आता है तो उस केस पे इफेक्ट करता है। तो अगर ये क्रिमिनल केस था, इसमें अगर डिफेंस के विटनेस आ भी जाते और जज साहब उसको रिकॉर्ड पे ले आते, वो रिकॉर्ड पे लाने के बाद कहते जी कि मैंने एविडेंस एग्जामिन की है, एविडेंस मेरे सामने आई है, तो मैं फलाने जो आर्टिकल है कानूनी शहादत के उनके मुताबिक ये नहीं समझता हूँ कि ये जो एविडेंस रिकॉर्ड पे है ये इस केस से रेलेवेंट है। वो उसको बेशक डिस्कार्ड कर लेते हैं या वो कहते हैं कि जो एविडेंस उन्होंने प्रोड्यूस की है वो इनके केस को स्ट्रेंथन नहीं करती और जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो ठीक है, तो वो उसमें एक बेहतर और एक अच्छी जजमेंट आ सकती थी। लेकिन चलो वो उन्होंने नहीं किया। मेरे ख्याल में वो उनका जो बेनिफिट है वो पीटीआई वालों को जाएगा और जज साहब ने बेनिफिट दिया है।
ठीक है जदून साहब, बहैसियत आप इस मुकदमे में जो वकील का स्टांस है उसको कैसे देख रहे हैं? अमजद परवेज़ मलिक साहब ने देखा गया कि गुज़श्ता जो समात थी, खैर गुज़श्ता समात पर तो वो पेश नहीं हुए, लेकिन जो पहली समात हुई थी उसमें उनकी तरफ से वक्त मांगा गया था अदालत की तरफ से, और अदालत ने ये कहा कि अगर कुछ ही वक्त है तो आप कोशिश करें कि आज उसे कंक्लूड कर लें। तो कुछ बदनीयती साबित हो रही है आपके हवाले से, लाइक बहैसियत वकील आपका अपना क्या ज़ाती तज्ज़िया इस मामले पर? अगर वो लतीफ़ साहब भी टाइम थोड़ा लेते तो हो सकता है उस दिन केस कंक्लूड हो जाता। ये इतना लंबा केस नहीं था, ये सिर्फ जो हाई कोर्ट के अभी अंदर केस है, ये पूरी अपील जो है वो आर्गू नहीं हो रही। ये सिर्फ जो इस दिन की सजा जो है, सेंटेंस है, उसको सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है उस पर बहस हो रही है। तो इसमें ये प्राइमा फेशी दिखाया जाता है कि कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट थे उसके अंदर मेजर जो गलतियां हैं, मिस्टेक है क्या की है, इनका केस किस तरह इनको सपोर्ट कर रहा है डिफेंस को, जो कि प्रोसिक्यूशन का केस कहाँ पे वीक है। तो मोटी मोटी 2-4 चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद अगर कोर्ट जो है कन्विंस हो जाए ये सजा सही नहीं हुई है तो वो सस्पेंड हो जाती है। तो इसमें लंबा चौड़ा केस नहीं था, ये इतना बड़ा भी केस भी नहीं था। लेकिन एनीवे मैं कहता हूँ कि अगर मंडे को हो भी गया है तो उन्होंने अगर कोई बहाने से भी, मेरा ख्याल नहीं बहाने से, लेकिन अगर ये प्रिज्यूम भी करें कि उन्होंने कोई डेट ले ली है तो अब कल का दिन है, परसों इंशाल्लाह परसों हो जाना चाहिए फैसला। ये ना हो कि परसों फिर कोई या जज साहब बीमार हो जाए या कोई वकील बीमार हो जाए। हाँ बिल्कुल, एक तो कुदरती चीज़ है। बिल्कुल ठीक है जदून साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एहतशाम कियानी से बात करेंगे। एहतशाम, एक अरसे से आप इस केस को देख रहे हैं, शुरू दिन से ट्रायल कोर्ट से देखा आपने, हाई कोर्ट में देखा, तो अभी जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, गुज़श्ता रोज़ देखा गया कि बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए अदालत की तरफ से और एक तरह से वार्निंग दी गई है कि ज़मानत का मामला है, जुम्मे के रोज़ गालिबन डिवीजन बेंच जो है वो नहीं सुनता ये केसेस, और हम लोग फिर भी बैठे और इसी वजह से बैठे। लेकिन चलें, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़ साहब, उनकी तबीयत ज़रा नासाज होगी। अदालती रिमार्क्स किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं, पहली पेशी पर भी देखा गया, गुज़श्ता रोज़ भी देखा गया। देखिए नीलम, पहले तो जो अमजद परवेज़ साहब की बीमारी है, तबीयत नासाजी है, वो बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि पिछले ही दिन जब वो अदालत में मौजूद थे उन्होंने मुख्तसर दलाइल दिए और उन दलाइल में जब वो बात कर रहे थे तो अदालत ने एक मौके पे उनको रोका कि आप अब यहीं स्टॉप करते हैं, कल यहाँ से इसको दोबारा शुरू करेंगे। तो अमजद परवेज़ साहब से पूछा गया कि आप कितना वक्त मज़ीद लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तकरीबन 3 घंटे का वक्त मज़ीद चाहिए होगा। लतीफ़ खोसा साहब ने इस पर एतराज़ भी किया, उन्होंने कहा कि हमने मुख्तसर दलाइल दिए हैं, ये ज़मानत और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस है, ये कोई मैन अपील पे ये दलाइल नहीं हो रहे। लेकिन अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मुझे कल इतना वक्त चाहिए होगा और कल मैं अदालत के सामने पेश होकर दलाइल दूंगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब समात हुई तो उसमें अमजद परवेज़ साहब मौजूद नहीं थे। अदालत ने जब उनके साथी वकील से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि अमजद परवेज़ साहब को डिहाइड्रेशन हो गई है और वो इस हद तक हो गई है कि वो उठ भी नहीं सकते, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं होंगे। तो अदालत के पास तब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को वक्त ना देते। जिस तरह ट्रायल कोर्ट में केस चला और ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को सुना नहीं, उनको सुने बगैर फैसला दिया, तो वाकई ये बड़ा वैलिड ग्राउंड बना था। तो हाई कोर्ट वो नहीं बनाना चाहती, एक मौका दिया गया है। अब पीर के रोज जो समात होगी उसको तहरीरी हुक्मनामे में यह भी लिखा गया है कि अमजद परवेज़ साहब अगर सेहतियाब नहीं होते तो किसी दूसरे वकील का बंदोबस्त किया जाए और अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है। 3 साल की सज़ा थी जिसमें से सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को 6 माह जो है वो माफ़ी दे दी तमाम कैदियों को, तो 6 माह कम हो गए। अब ये 2.5 साल की सज़ा है जो कि मुख्तसर सज़ा है और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर सज़ा जो होती है वो नोटिस के बगैर भी मुअत्तल हो सकती है, तो आगे दिलचस्प हो सकता है ये केस। ठीक है, इमरान वसीम आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह एहतशाम बात करें नोटिस के हवाले से, तो गुज़श्ता समात पर एक अहम जो नुक्ता था वो उठाया गया जो कि अदालत के सामने रखा गया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कि भाई इसमें स्टेट को जो है वो नोटिस जारी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो स्टेट की कस्टडी में है। तो उस पर अदालत ने कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि इस मामले पर भी स्टेट को नोटिस जारी किए जाएँ, मुख्तसर जो सज़ाएँ होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता। तो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जो सज़ाओं के हवाले हैं, स्पेशली कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अगर बात की जाए तो उसका भी हवाला दिया गया। इस पॉइंट को आप कैसे देखें, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि पहले तो ये तय कर लें कि आया इस अपील पर जो नोटिस हैं वो जारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। देखिए नीलम, ये वक्त के साथ साथ हमारी तरजीहात बदल जाते हैं, हमारे रिमार्क्स बदल जाते हैं, हमारा स्टांस बदल जाता है। इस नुक्ते पे आने से पहले ये जिस तरीके से कल अमजद परवेज़ साहब नहीं आए अदालती कार्रवाई में,
और उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, टारगेट किया गया पीटीआई के ट्रोल्स की तरफ से। तो मेरे ख्याल से तो जो इमरान खान साहब की इस केस में रिहाई है वो डिपेंड करती है अमजद परवेज साहब की पीर के रोज अगर वो अदालत में हाजिर होते हैं। अलील है, अलील नहीं है, दुआ करनी चाहिए पीटीआई के चाहने वालों को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को, कि वो पीर के रोज अदालत में पेश हो जाएं। अगर वो बीमार रहे और जो अदालत का ऑर्डर है आमिर फारूक साहब का कि आप मुतबादल वकील का बंदोबस्त कर लें, तो मुतबादल वकील की तरफ अगर मामला गया तो फिर नया वकील जो अदालत में पीर के रोज खड़ा होगा वो तैयारी के लिए वक्त मांग लेगा, और खान साहब की इस केस में रिहाई जो है वो मजीद चंद दिन आगे चली जाएगी। तो बजाय इसके कि आप टारगेट करें, आप अमजद परवेज साहब की सेहत के हवाले से दुआ करें। और जहां तक बात है कि ये शॉर्ट सेंटेंस है और शॉर्ट सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जानी चाहिए। जुलाई 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का फैसला आया था, उन दिनों समर वेकेशन चल रही थी और उसमें सबसे शॉर्ट सेंटेंस जो थी वो अपने जनाब कैप्टन सफदर साहब की थी, 1 साल की सजा थी। वहां पर तो ये जो रूल्स अब अप्लाई किए जा रहे हैं या जिन रूल्स का अभी जिक्र किया जा रहा है, जिनकी निशानदेही की जा रही है, वहां पे तो ये रूल्स अप्लाई नहीं हुए थे। गलबन 3 माह के बाद जो है वो कैप्टन सफदर को रिहाई मिली थी, 1 साल की सजा थी, और वो समर वेकेशन के बाद मुकदमा जाके बाकायदा तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। तो खान साहब के लिए तो खास आप ये देखें कि हवाएं चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियों में खान साहब का मुकदमा भी लग गया, खान साहब की अपील भी आ गई, और उसके अलावा सस्पेंशन की एप्लीकेशन भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। उसके बाद भी खान साहब के जो वकला हैं अगर अदालत में ठहर के जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ या बेंच के खिलाफ नारेबाजी लगाएं, शेम शेम के नारे लगाएं, तो इसकी मुजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल इंतहाई मुजम्मत करनी चाहिए ऐसे रवैये की। डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक्त आपको अदालत रिलीफ दे उस वक्त अदालत बहुत अच्छी है और जिस टाइम शायद आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो अदालतों को पैसे खुलेआम तज़हीक करना शुरू कर दें। जहांगीर जदून साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अहम और बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया है कि अगर नहीं आते हैं वकील अमजद परवेज साहब तो उनकी जगह डेफिनेटली जो नया वकील आएगा वो तैयारी के लिए वक्त भी ले सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक हेयरिंग चल रही है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी बड़े सख्त ऑर्डर्स हैं, मॉनिटरिंग एक तरफ से हो रही है, कहा गया है कि 1 हफ्ते तक गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस मामले को देखेगी, लेकिन वो सारा का सारा जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई से मशरूत हुआ है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में ये कंक्लूड हो सकता है? डेफिनेटली ये चीज़ मशरूत तो है उनकी तबीयत से भी। नहीं, आज उम्मीद तो करनी चाहिए अच्छे की कि वो आएँ और आर्गूमेंट करें, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 दिन या 2 दिन आगे चले। वैसे भी अगर ये वो कह भी दें ये सेंटेंस ख़त्म होती है, वो जेल से रहा भी जाए, तो किसी की एजेंसी की या पुलिस की या नैब की एक स्टडी में चले जाएंगे, उनको वो रिहा तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनके दूसरे केसेस भी हैं। बिल्कुल जी, अरेस्ट डाल देंगे। लेकिन ये है कि इस केस को कंक्लूड करना चाहिए। और जो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का तल्लुक है, तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अनयूजुअल इस केस पे रिमार्क्स दिए हैं। आज देखें, आपको कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि एक एट ए टाइम ही एक केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को ओपन किया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उन्होंने बात वकीलों ने की है, लेकिन जज साहबान ने अपने उस ऑर्डर में सारा प्रोड्यूस भी कर दिया, ऑर्डर भी दे दिया जी कि इसको आज हर सूरत सुने। हम 2 बजे तक बैठे हैं, लेकिन चलो उस दिन तो वो फिर नहीं हो सका। फिर फ्राइडे को आया, फ्राइडे को भी एक एक्सेप्शनल था कि फ्राइडे को डीपी नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा जी हम केस सुनेंगे। तो इस केस को तमाम जितनी भी कोर्ट्स हैं काफ़ी प्रायोरिटी दी है। बाकी इस तरह मामलात आम लोग तो सोचे ही नहीं इस तरह, बाकी जो बाकी पार्टियां उनके भी ज़रा मुश्किल चलते हैं। तो इनकी चेयरमैन पीटीआई की किस्मत तो है कि इनकी केस जो है तो बहुत फौरी तौर पे सुने जाते हैं, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं, समाअत भी होती है, रिलीफ भी मिलता है इनको। बाकी ये इनका एक बहुत बड़ा ये वतीरा है। अब मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जिस तरह अभी वसीम ने बात की है या सर ऐसा ना करे, हो सकता है ट्विटर पे आपके खिलाफ ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाए। नहीं, वो खैर है, कोई ट्रेंड से मैं मेरिट पे बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अब उसमें ये है कि आपको ये देनी पड़ जाए आपको सिक्योरिटी सर, हो सकता है आपकी भी वो अब बात जहन से निकल गया। मैंने कहा मेरिट पे आप देखें ना, जो इनके जज खिलाफ फैसला देते हैं वो कहते हैं जी ये हमारे। अब भाई आप मेरिट पे अगर आपके खिलाफ फैसला होता है तो आपको राइट ऑफ अपील होता है। जिस तरह आप उस जज को जाती तौर पे तनकीद का निशाना ना बनाए, ये कोर्ट का सिस्टम है, इसके साथ चलना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है कि जी ये इस तरह का काम है, तो फिर डेफिनेटली जज साहब को भी केस नहीं सुनना चाहिए। ये एक सेटल जरिस्प्रूडेंस है। अगर वो किसी पहले पार्टी के वकील रहे हैं या वो कहते हैं कि मैं इंसाफ नहीं कर सकता, तो उसको फिर वो ज़ाहिरी तौर पे एक पब्लिक ट्रस्ट जो है ना, कॉन्फिडेंस जो है वो जजमेंट पे होना चाहिए। तो जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है, हाई कोर्ट देती है या ट्रायल कोर्ट देती है, उस पर लोगों का एतमाद होना चाहिए। बेसिक चीज़ जो है वो जजमेंट किसी डंडे के साथ तो नहीं इम्प्लीमेंट होती।
तो आप पब्लिक एट लार्ज जो है वो एक्सेप्ट करती है जी कि ये जजमेंट जो है सही है। ये आजकल लोग, आपको पता है मीडिया बड़ा फ्री है, हर ऑब्जर्वेशन हर एक चीज़ जो है कोर्ट से बाहर जाती है, रिपोर्ट होती है, जज साहब के रिमार्क रिपोर्ट होते हैं, आर्गूमेंट सारे रिपोर्ट होते हैं, फिर शाम को आप लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। तो आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई चीज़ छुपी हो नहीं रहती। तो जो भी जज अगर कोई इधर उधर करना भी चाहे तो ओपनली पता चल जाता है कि किसमें क्या मसले मसाइल है। तो पीटीआई वालों का एक ये रहा है कि जो जहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता या तो वो केस लंबा करते हैं, जरा जज्बाती फैन फॉलोइंग है ना पीटीआई की। हाँ, तो ये इस पे कहते हैं जज साहब पे मुझे इत्मीनान है। इनको कोर्ट के साथ इंशाल्लाह मुकम्मल तावन करना चाहिए और उम्मीद है कि मंडे से केस आगे नहीं भी आएगा। अगर किसी वजूहत से चला भी जाएगा तो इस हफ्ते में कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इस हफ्ते से आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच जहांगीर जदून साहब। ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से आगाज़ करेंगे क्योंकि तोशा खाना से मुतालिक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ट्रायल कोर्ट से मुतालिक जो आया गया था तोशा खाना का, उन्हीं के जज से मुतालिक भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही है तोशा खाना से मुतालिक, तो एहतशाम कियानी की तरफ चलेंगे। एहतशाम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी क्लियर थी इस मामले पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक उनके फैसले में ये कहा गया कि चाहिए था कि जब पहले ही ट्रायल कोर्ट से ऐसा फैसला आया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिसाइड कर देना चाहिए था, लेकिन मामला एक बार फिर से ट्रायल कोर्ट को भेजा गया और ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें काफ़ी ज़्यादा इबाहम है, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है। इस मामले पर आपके पास क्या इतलात है, क्या खबरें हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप डेफिनेटली कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक बार फिर से मामला चला गया है, हो क्या रहा है इधर? देखिए नीलम, ये बात बिल्कुल ठीक है और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो ये डिबेट अलग है कि वो ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी, मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है या नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुद से एक बार ये मैटर डिसाइड कर देना चाहिए था कि ये जो तोशा खाना केस है ये काबिल समात है भी या नहीं। क्योंकि पहली बार जब ट्रायल कोर्ट के जज ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की कि ये ट्रायल कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है, वो दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ अपील आई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तवील समात के बाद दोनों फ्रीकैन को लंबा सुना और उसके बाद दोबारा मैटर ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। एक एतराज़ था चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस का कि ये मैटर दोबारा उसी जज के पास ना भेजें जिसने अपना माइंड एक्सपोज कर दिया है। इमरान वसीम साहब भाई हमारे, उन्होंने भी ये बात की कि जजेस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक रिलीफ की बात है तो चेयरमैन पीटीआई को इस केस में किसी फोरम से उस तरह रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बार ये मैटर आया, दोनों बार रिमांड बैक करके उसी जज साहब के पास भेजा गया और उन जज साहब ने हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट में इस हद तक वो गए कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बेशक फैसला कलअदम करार दे, मैंने जो फैसला दे दिया था वही फैसला दुरुस्त है और मैं उसी को बरकरार रखूंगा। 2 बार उन्होंने ये फैसले में लिखा कि मेरा पहले वाला फैसला दुरुस्त है और वो फैसला जो था वो फैसला दोनों बार हाई कोर्ट से कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए तो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में था, तो उन्होंने भी कहा कि हाई कोर्ट में 1 मिनट और दें कि ये मैटर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे समात है, तो हाई कोर्ट इसको डिसाइड करे। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक बार मौका दे दिया, दोबारा रिमांड बैक किया और ट्रायल कोर्ट को कहा कि वो फाइनल जजमेंट के साथ इसको डिसाइड कर दें। अब ट्रायल कोर्ट ने उस पर बिल्कुल सुने बगैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को क्या जल्दी थी कि उन्होंने एक ही दिन में 2-3 बार कॉल करके केस और डिसाइड कर दिया, तो ये ना कहें कि उनको रिलीफ मिला है, इस केस में रिलीफ बिल्कुल नहीं मिला उनको। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे तीसरे पैनलिस्ट जो कि आज थोड़ा सा ताखिर से आए हैं। जुल्करनैन से मुताल्लिक की बात हो रही है, तो देखा गया गुज़श्ता रोज़ भी अदालत की तरफ से जो हेयरिंग हुई है सख्त रिमार्क्स आए, इलेक्शन कमीशन के वकील पेश नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन इस मामले पर वो अभी तक इंतज़ार कर रही है हाई कोर्ट के फैसले का। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? 3 कोर्ट्स जो हैं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्ट्स में एक तरह से ये मामला रहा। ट्रायल कोर्ट तो इस मामले को निपटा चुकी है, लेकिन जो 2 कोर्ट्स हैं अभी भी आमने सामने हैं, फैसला होना बाकी है। मशरूत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी फैसला या आइंदा की समात? देखिए नीलम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 मरतबा
एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब को इज्जत देने की कोशिश की, यानी कि उनके ऑर्डर को सेट असाइड करके वापस उन्हीं के पास भेजा और ऑब्जर्वेशंस के साथ भेजा कि यार इस मामले को इस अंदाज में देखें, इस पे राय में इसको देखें जो शायद आपसे मिस हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स कि उनको रास नहीं आई इज्जत। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला 2 दफ़ा आया, उन्होंने भी हाई कोर्ट को भेजा कि यार इन मामला को देख लें। अब हाई कोर्ट ने भी आगे से मामले को उस अंदाज में नहीं देखा और ये क्या आमिर फारूक साहब इतने, मेरा ख्याल है कोई वो अनइनफॉर्म्ड भी नहीं है या कानून की इतना उनको समझ बूझ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि वो समझते नहीं है कानून को। उन्होंने हक दिफा वाली पिटीशन पे नोटिस करके अगले दिन के लिए रख लिया, नीचे उनको फैसला करने का लाइसेंस भी दे दिया, ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसाइड करके। चाहिए था कि उसी दिन इस मामले को निपटाते, इस पे कुछ ना कुछ तो करते। एक ऑर्डर में आपने 3 दरखास्तें निपटाई हैं, आप चौथी भी निपटा देते, कम से कम मामला खत्म तो हो जाता। और अब अगर वो हक दिफा बहाल कर भी देते हैं, फर्ज करें सजा सस्पेंड होती है नहीं होती वो एक अलग इशू है। अगर इमरान खान का वो हक दिफा बहाल कर देते हैं तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई अपना मुकदमा लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ पे वो दिफा अपना करेंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से तो मुकदमा खत्म हो चुका है। Exactly. तो वो जानबूझ के एक दरखास्त को इन्फ्रेक्शस किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन फैसले के ऊपर दी, ऑल दो के इस स्टेज के ऊपर इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन देनी असूलन नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर आ गई है तो हाई कोर्ट को एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड नहीं किया कि आपने आज करना है या कल करना है, लेकिन प्रॉपर्टी की डिमांड ये होती है कि अगर एक चीज़ आई है और ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है उस पर आप जितना जल्दी हो सकता है उसको डिसाइड करें। कभी हम सुनते देखते थे कि आमिर फारूक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 मरतबा उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि उनका चेकअप है तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। अमजद परवेज साहब कभी हाई कोर्ट में कहते हैं मैं इंगेज ही नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इंगेज नहीं होते, उनको नोटिस भी नहीं होता, खुद पेश होकर आर्गूमेंट्स कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाके वो बीमार हो जाते हैं। चलें ठीक है जी, उनकी बीमारी भी जायज़ है, सारा कुछ आजकल जायज़ चला तो वो भी ठीक है, जेन्युइनली हो गए होंगे बीमार। अब हाई कोर्ट ने भी उठा के मामला जब मंडे तक एडजर्न किया है और साथ उन्हें ये कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगर अमजद परवेज साहब ठीक नहीं होते कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लें, अल्टरनेट जिसको भी करेंगे वो डेफिनेटली आके टाइम मांगेगा। बिल्कुल जुल्करनैन, हम इस पॉइंट पे बात कर चुके हैं कि डेफिनेटली जो नया वकील आएगा तैयारी के लिए वक्त मांगेगा और उसको वक्त डेफिनेटली कानूनी तौर पे देखा जाए तो देना भी होगा, क्योंकि वो आके यही कहेगा कि भाई तैयारी के लिए वक्त चाहिए। वो वक्त मांगना भी उसका हक होगा और उसको टाइम दिया जाना भी उसका हक होगा, क्योंकि वो केस जब तक पड़ेगा नहीं पता कैसे चलेगा उसे। बिल्कुल। इमरान वसीम की तरफ बढ़ते हैं। इमरान वसीम, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, और जो एपेक्स कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ से इस फैसले से मुतालिक बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया है साफ तौर पर कि बादुल नज़र में इस फैसले में काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं। देखिए नीलम, आपने जो सवाल किया इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं और आपके सवाल का पहले जवाब देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ऑब्जर्वेशन दी, जितने भी रिमार्क्स दिए, ये एक ऐसे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए जो उनके सामने था ही नहीं। पहली बात तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। दूसरी बात ये है कि हम जब ये चीज़ें कोर्ट की डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें ये भी चाहिए कि तमाम जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, वो फिर पूरे के पूरे सामने रखने चाहिए। आल दो के जो जजमेंट है हुमायूं दिलावर साहब का, उसमें सुकम हो सकते हैं, सुकम हैं भी सही, उस पर बात भी हो सकती है, लेकिन बात फिर पूरी होनी चाहिए कि इस साइड से क्या हुआ, दूसरी साइड पे क्या हुआ। ये जो रिमांड ऑर्डर की बार बार बात की जाती है कि एक मरतबा उसके पास भेज दिया, दूसरी मरतबा उनके पास भेज दिया, तीसरी मरतबा भी उनके पास भेज दिया, ये पूरे हकाइक नहीं है। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जब पहली मरतबा हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस को डिसाइड किया कि काबिल समात है, उससे पहले जज जफर इकबाल साहब ने भी डिसाइड किया था, उसके खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने, पीटीआई के चाहने वालों ने कैंपेन चलाई थी, उनको चेंज किया गया, मुतालबा आया, उनकी तस्वीर लगा के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग की गई कि ये देखिए जो जज है जो हमारे खिलाफ फैसला कर रहा है। ये एहसान न्याजी साहब ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई के भांजे हैं, वो भी ट्वीट हुई। अब हुमायूं दिलावर साहब आ गए, कुछ मुतनाज़े उनकी तरफ से भी तो पोस्ट थी ना जिनका हवाला देके ये कहा गया। मैं सब बातें रख देता हूँ ना आपके सामने। मैं ये तो कह रहा हूँ पूरे हकाइक हमको रखने चाहिए ना। अब पहली मरतबा जब हुमायूं दिलावर साहब ने डिसाइड किया, उसके खिलाफ पीटीआई ने अपील कर दी कि ये काबिल समात नहीं था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप दोबारा से इसके काबिल समात होने के हवाले से फैसला करें। हुमायूं दिलावर साहब ने हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अदालत लगा ली। अब उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, पीटीआई के वकला आते नहीं हैं, वो इल्तवा मांग रहे हैं, जज कह रहा है भाई आ जाएं, दलाइल दे दें, दलाइल दे दें। जब वो नहीं आए तो जज साहब ने डिसाइड कर दिया, एक्स पार्टी डिसाइड कर दिया, जुमे का दिन का वक्त दिया, हफ्ते का दिन का वक्त दिया, नहीं आए, उन्होंने डिसाइड कर दिया। उस फैसले के खिलाफ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने फिर दोबारा से, अच्छा हाई कोर्ट में भी आए, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट पे डाला, हाई कोर्ट ने दोबारा डिसाइड करके कहा
कि चूंकि ख्वाजा हारिस साहब ये कह रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई के वकील कह रहे हैं कि हमें दूसरे राउंड में सुना नहीं गया, हम तो जाना चाह रहे थे, दलाइल देना चाह रहे थे, तो लिहाजा दोबारा भेज दें, दोबारा इसका फैसला कराएं, भेज दें या फैसला कराएं, इसमें इख्तलाफ हो सकता है। हाई कोर्ट ने तीसरी मरतबा भेज दिया, भाई इनको सुन के डिसाइड कर दो। हाई कोर्ट ने जब तीसरी मरतबा भेजा सुन के डिसाइड करने का, ये फिर पेश नहीं हुए। अब जज हमायूं दिलावर वहां पे क्या करे? जहां तक ये गवाहों के पेश करने की बात है, वो के हक दिफा सबका है, हक दिफा पेश करने का आपको हक है। क्या इनको नहीं मालूम था कि आज इमरान खान साहब का 300 सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है? इसी में बयान हल्फी जो है वो जमा करवाया गया ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से कि उनके क्लर्क को जो कि रास्ते में था उसको गिरफ्तार कर लिया गया गैर कानूनी तौर पर। तो ये भी तो कुछ पॉइंट्स है ना, जब उनकी लीगल टीम जो है वो पहुंच रही है तो क्या थोड़ा सा इंतजार मजीद नहीं किया जा सकता था? यहाँ पे बहुत सारे सवालात और भी जन्म लेते हैं कि फैसला आने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुआवनत कर रही है, तो क्या फैसला आने से पहले मुख्तलिफ इदारों को पता था कि ऐसा फैसला आना है? बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। एहतशाम आपकी तरफ बढ़ते हैं। एहतशाम, ये बताइएगा कि फैसले के जो पस मंज़र है वो तो बता दिए इमरान वसीम साहब ने, अभी जो फैसला बरकरार है ट्रायल कोर्ट का, इसके हवाले से हाई कोर्ट भी कह चुकी है। गुज़श्ता रोज़ देखा गया कि एक मौके पर जब मुख्तलिफ जो दलाइल दिए जा रहे थे तो उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से कहा गया कि जल्दी में तो ऐसा होता ही है ना। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस फैसले से मुतालिक कुछ अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। आप इस फैसले को बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर कैसे देख रहे हैं? हक दिफा का हक था जो कि नहीं दिया गया, डेफिनेटली वो देना चाहिए था। इसके अलावा इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं कानूनी तौर पर? देखिए, हक दिफा जो है नीलम, वो तो मुल्जिम को मिलना चाहिए था। और जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की आपने बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने जब मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद आपको वाज़े बताता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई के वकील चूँकि ख्वाजा हारिस साहब इस केस से अलग हो गए हैं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में पूरा केस ये चलाया था, उनको वेयर अबाउट्स का पता था, उनको बड़ा इन डेप्थ पता था, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब को इतना बज़ाहिर नहीं पता था इस केस के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ आए कि कुछ जो रेलिवेंट सेक्शंस थे वो नहीं बता पा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ वो परसुएड नहीं कर सके अपने पूरे आर्ग्यूमेंट्स में। लेकिन जब अमजद परवेज दलाइल दे रहे थे तो उस वक्त एक मौके पर जब ये बात हुई कि 342 का स्टेटमेंट जो कि एक्यूज्ड को अपने दिफा का हक दिया जाता है, जब वो स्टेटमेंट हुआ तो कोर्ट ने पूछा कि वो स्टेटमेंट कब हुआ, तो बताया गया कि 1 अगस्त को वो स्टेटमेंट हुआ। और जब फाइनल डिसीजन का पूछा गया तो जजमेंट थी 5 अगस्त की, तो इस दौरान 4 दिन बनते हैं। तो अदालत ने ये कहा कि आपने हक दिफा कहाँ दिया, क्या उन्होंने हक दिफा के लिए ये आपके सामने कोई दरखास्त रखी थी? ये बताया गया कि दरखास्त आई, लेकिन वो डिसमिस कर दी गई। नीलम सुनिएगा, तो अदालत ने हैरानी का इजहार किया कि हक दिफा जो होता है वो सिविल केसेस में तो इस तरह डिसमिस होने का सुना है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा हो नहीं सकता। 7 दिन तो आपको उनको देने चाहिए थे, 7 दिन तो नॉर्मली दिए जाते हैं, तो कहाँ 7 दिन दिए जाते? वो तो ट्रायल चल रहा था, इतना हेस्टी उसमें कि एक घंटे के लिए इंतजार नहीं किया जा रहा था। ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि 3 तारीख को 3 अगस्त को हाई कोर्ट ने जब उनकी क्रिमिनल रिवीजन्स डिसाइड की तो वो 3 को उनको ऑर्डर नहीं मिला, 4 की शाम को ऑर्डर मिला, तो वो रात तक तैयारी करते रहे कि एक नई दरखास्त हाई कोर्ट में वो ये दरखास्त फिर से दे रहे थे कि जज हुमायूं दिलावर से केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करें, लेकिन वो उनके जो मुंशी हाई कोर्ट जा रहे थे उनको रोक लिया गया। और वो उनका ऑन ओथ ये एक स्टेटमेंट मौजूद है जो अदालत के सामने पेश किया गया। तो ये ना कहें कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस केस को इतना हेस्टी उस तरीके से चलाया गया है कि इसमें एम्बिग्विटीज बहुत सारी आ गई हैं। बहुत से वकला कानूनदान ये कहते थे कि ये एक मजबूत केस हो सकता था, लेकिन उस मजबूत केस को ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने इस जल्दबाजी में चलाया कि उसको उसमें ऐसे फ्लॉज आ गए। हक दिफा देते तो क्या होता, वो अपना दिफा अगर एक दिन था मजीद, अगर 3-4 दिन दे दिए जाते तो 1 हफ्ते का तो टाइम था, कम से कम 1 हफ्ते में फैसला आ जाता। वो तो कहते हैं कि हमें 1 घंटा दिया गया, हमारे गवाह इतने वक्त में नहीं आ सकते थे। अगर 1 दिन भी दिया जाता तो फिर आपके पास कोई एक जमात तो आप लॉजिक होता जिसको आप अपने ऑर्डर का हिस्सा बना सकते कि जी हाँ, इनको हमने हक दिफा का जो हक था वो दिया। जुल्करनैन की तरफ बढ़ते हैं। जुल्करनैन, कानूनी एतबार से इस फैसले से मुतालिक काफ़ी पेचीदगियाँ हैं मुख्तलिफ। अगर वकला की बात की जाए, कानूनदान की बात की जाए, तो वो भी इस मसले पर बात कर रहे हैं। और अब गुज़श्ता कुछ दिनों से जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो अब तो जजेस की तरफ से भी ऐसे रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसे रिमार्क्स आएँ, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसे रिमार्क्स सामने आए। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर?
देखिए नीलम, वकला की तो बात छोड़ें, उनमें तो ज़ाहिर डिवीज़न आ जाती है। बल्कि मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी 2 जजेस को, चीफ जस्टिस और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को छोड़ दें, वो बहुत से लोगों की आंखों में बिला वजह खटक रहे हैं आजकल, उनको भी छोड़ दें। जस्टिस जमाल मुंतखेल की बात कर लेते हैं, जो अक्सर लोगों की आंखों के तारे रहते हैं, बिल्कुल उनकी बात कर लेते हैं। जस्टिस जमाल मुंतखेल साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ को रोस्टम पर मौजूद थे, उन्हें कहा कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, और इस केस में इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमें नहीं लग रहा कि इंसाफ हुआ था। हक़ दिफा के ऊपर उनका ये कहना था कि क्या मुल्जिम ने ये पूछा था कि वो चाहा था कि वो अपने दिफा में कोई गवाह को पेश करेगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उसने कहा था, दरख्वास्त खारिज हो गई थी। उन्होंने कहा कि इररिलेवेंट कैसे कहा जा सकता है गवाहों को, जबकि सुना ही नहीं गया। दूसरा साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिफा तो बुनियादी हक नहीं होता क्या मुल्जिम का। इसके ऊपर साथ उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन उनकी ये भी थी कि कुछ गवाहान ऐसे होते हैं जिन्हें मुल्जिम खुद नहीं पेश कर सकता, वो अदालत को कहा जाता है, उनको अदालत बुलाती है कि मुल्जिम भी आपको गवाही के लिए बुलाना चाह रहे हैं, आप पेश हों और गवाही दें, तो ये मौका भी आपने नहीं दिया गया। चले, क्योंकि चीफ जस्टिस और जस्टिस नकवी के बारे में तो कहा जाता है कि जी वो प्रो पीटीआई हैं। अब जमाल तो कानूनी प्योरली बात कर रहे थे, तो अब उनकी जानिब से जो एक न्यूट्रल जज तस्वुर किए जाते हैं, वो अगर इस किस्म की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कोई मामला ऐसा कुछ था, तो ऐसा है। हाँ जी। अब चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि डिफेक्ट से भरा ये फैसला है। पनामा के हवाले से कहा जाता है कि जी उसका भी डे टू डे ट्रायल हुआ था। सिर्फ एक चीज़ छोटी सी पनामा के हवाले से बता दूं, पहले ये कि वो 11 महीने में डिसाइड हुआ था, वो केस सुप्रीम कोर्ट का 6 माह का ऑर्डर था, टाइम एक्सटेंशन होती रही है। दूसरी बात ये कि पनामा में ऑल्दो के मॉनिटरिंग जज मौजूद थे, लेकिन ख्वाजा हारिस ने कभी भी हफ्ते वाले दिन उसमें आर्गूमेंट्स नहीं किए थे, वो उन्होंने पनामा में पहले दिन ही कह दिया था। मैंने इसी से मुतालिक आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है। तोशा खाना से मुतालिक जिस तरह हम फैसले की बात करें ट्रायल कोर्ट के, तो ट्रायल कोर्ट के वही जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनसे मुतालिक बड़ी अहम पेशरफ गुज़श्ता रोज़ देखा गया कि खबरों की जीनत बने रहे, तकर्री जो है एक तरह से हो चुकी है, लोग आगे बढ़ते हैं। खैर उनकी प्रमोशन तो नहीं कहना चाहिए कि डिमोशन हो चुकी है। ऑफिसर ऑन ड्यूटी अदालत में तो मौजूद रहेंगे, लेकिन अपनी अदालत में नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम देंगे, और उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी इस फैसले के बाद, जब गालिबन यूके से जब वापस आ चुके हैं, तो एग्जैक्टली बात यही हो रही है कि दीगर जो हल्के हैं वहाँ पर तो ये बात हो रही है, तनकीद की जा रही है कि फैसले में कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ इबहाम बाकी है। तो ऐसा नहीं लग रहा इस मामले से कि जज जो हैं, जज हुमायूं दिलावर साहब, उनके अपने फैसले में जो चीज़ें हैं शायद उनको भी खटक रही हैं। उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनको खदशात हैं, उनकी फैमिली को कुछ ख़तरात जो हैं वो पेश हैं। तो आप इस ख़त को और उनकी जो तकर्री है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको कैसे देख रहे हैं क्विकली? देखिए, वो उसकी खतरात तो एक अलग चीज़ है कि जैसे वो पहले भी ज़ेबा चौधरी साहबा के बारे में भी कहा गया कि जी वो उन्हें कौन सा किसी ने को आज तक वो अपनी कोर्ट में आती हैं, किसी ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, कोई या उनको कभी रास्ता रोक के किसी ने बदतमीजी उनसे नहीं की, और ना ही ये करना भी चाहिए, किसी को ये तरीका नहीं है किसी भी महज़ब माशरे में कि आप इस तरह करें। दिलावर साहब के साथ जो यूके में हुआ वो यूके तक ही है। पाकिस्तान में जब वो यहाँ से एयरपोर्ट पे जा रहे थे वहाँ भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ, ना होना चाहिए, वापस आके भी कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह आगे भी कोई उनको, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतने पागलपन का मुजाहरा करना चाहिए कि पब्लिकली उनको या उनकी फैमिली को अब्यूज करे। बिल्कुल, माजी में भी देखा गया ऐसे बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर बाहर कुछ होता है तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, हम उसको भी मजम्मत करते हैं। क्विकली इमरान वसीम की तरफ आऊंगी। इमरान, आप इस फैसले के बाद जज हुमायूं दिलावर का जो अपना स्टांस है यही वाला कि भाई उनको ट्रांसफ़र किया जाए, उनकी जान को या उनकी फैमिली को खतरात लाहक हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए नीलम, इसमें एक बात जो ऐड करने की है जो रह गई बीच में, वो ये है कि ये जो हक़ दिफा की सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि फौजदारी केस में तो आप हक़ दिफा ख़त्म ही नहीं कर सकते, सिविल केसेस में कर सकते हैं। मैं एक केस की मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे मिसाल की बात की गई ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी मिसाल दे दें। परवेज़ मुशर्रफ के केस में उनका 342 का स्टेटमेंट भी नहीं हुआ था, उनके गवाहान की फहरिस्त भी नहीं आई थी, और स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था। वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। वो एक मिसाल है कि उसमें ना मुल्ज़म का स्टेटमेंट हुआ और ना उसकी तरफ से गवाहन की फहरिस्त आई। जहां तक बात है कि जो मुल्ज़म अगर दे देता है, कोई गवाहन की फहरिस्त देता है, जो कोर्ट नोटिस पे बुलाना है, उसके लिए आपको तहरीरी दरख्वास्त भी देना होती है। पीटीआई ने कोई तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी चेयरमैन पीटीआई के मिलिट्री। चलिए इस पे बात करेंगे, अभी एहतशाम की तरफ बढ़ूंगी। एहतशाम, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जो कि जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से किया गया? ख़त लिखा गया, खुद की तकर्री करवाई गई, तबादला करवाया गया, क्या वाक़तन फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जज हुमायूं दिलावर साहब खुद भी थोड़ा डरे हैं, सहमे हुए हैं? देखिए, वैसे नीलम, ये हुमायूं दिलावर जो जज हैं वो अपने फ़ैसले की वजह से नहीं बल्कि पीटीआई का जो ओवरऑल कंडक्ट रहा है इससे पहले भी, बज़ाहिर वो उससे थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हुए, मैं आपको मिसाल देता हूँ
कि चेयरमैन पीटीआई की अब तो बहुत से मुकदमात में ज़मानत की दरखास्तें खारिज हो गई हैं ना, लेकिन जब इब्तदाई तौर पर रक्षंदा शाहीन जो कि स्पेशल जज बैंकिंग कोर्ट की जज थी, तो उनके पास जब इब्तदाई तौर पर ये बेल उनके पास डिसाइड होनी थी तो वो इतनी घबराई हुई उस वक्त हमें लग रही थी, और उन्होंने कहा कि सब लोग कोर्ट से बाहर चले जाएं। सुनिएगा मुख्तसरन कि सब लोग बाहर चले जाएं, सिर्फ वकला की मौजूदगी में, जो रेलेवेंट वकला हैं उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाऊंगी। तो ये पीटीआई का कंडक्ट तो रहा है कि जो ज़ेबा चौधरी के हवाले से उनके हवाले से भी चेयरमैन पीटीआई ने जब बात की तो ये एक डर मौजूद होता है, खदशा मौजूद होता है कि जजेस के हवाले, जज तो थोड़ी सी सिक्योरिटी के साथ जा रहा होता है, एक मॉब आ जाए तो ये उन्होंने मेरा ख्याल है उन्होंने कोर्ट में धमकियां दी गई, शट अप कहा गया। लेकिन अगर इसी चीज को देखा जाए तो गुज़श्ता रोज जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो अदालत है उसमें भी ऐसे ही कुछ मुज़क्किर खेज़ जो अल्फाज थे, जो अलकाब थे, उनसे उनको पुकारा गया। तो मेरे ख्याल में इन रवैयों की मजम्मत भी करनी चाहिए, और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं कि अपने जो फॉलोवर्स हैं, अपने जो वकला हैं, डेफिनेटली उनको थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रहने का तरीका जो है वो सिखाया जाए, क्योंकि अदालतों का भी एक अपना डेकोरम होता है और उसका ख्याल रखना हम जैसे सब लोगों का फ़र्ज भी बनता है। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोर्ट राउंड अप में नई स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।